हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारी बुक है बीकॉम थर्ड ईयर की है, हम आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है टोटल 11 चैप्टर्स का। तो हम लोग इन 11 चैप्टर्स में आपको एक बात बता दूं कि बीकॉम थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए एफएम एकदम नया सब्जेक्ट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 करके लाइन से चैप्टर्स चलने हैं, हमें एक बेसिक पॉइंट से चैप्टर्स को चलाना होगा ताकि हम, क्योंकि हर एक दो दो चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। तो हमें कोई ऐसे चैप्टर उठाने हैं जो आगे लिंक्ड हो और आगे हमें आगे समझ में भी आ सके। इसमें से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये 6 चैप्टर्स हैं: कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये चैप्टर्स, ये समझ जाइए आप कि 90% पेपर इन्हीं चैप्टर्स में से आता है और 10% भी इन्हीं में से आना चाहिए, लेकिन वो कई दूसरे चैप्टर में से आ जाता है अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए आपके ये 6 चैप्टर्स हैं जो कि कंपलसरी हैं। तो आज ही हमारे इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग, जो है आपका चैप्टर नंबर 3। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग एकदम लाइन वाइज चलेंगे और सीखेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि बजट क्या होता है। बजट हम किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, मान लो कि आपको एक घर खरीदना है जिसका प्राइस है 18 लाख रुपए। आपको एक 18 लाख का घर खरीदना है, ठीक है। लेकिन आप अगर जब चेक करते हैं तो आपके पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाके सीधा बयाना दे दो घर का 50,000 1 लाख रुपए और उसके बाद जब देखो कि इन फ्यूचर आपके पास तो पैसा ही नहीं है और आपको जो बयाना था वो भी फंस जाए। जब आप घर लेने जाओगे तो सबसे पहले देखोगे ना कि मेरा बजट कितना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 18 लाख का मकान लेना चाहते हो तो आप उसकी प्लानिंग करोगे कि आप आगे का पैसा कैसे जमा किया जाए। हम लोग लोन लें या फिर किसी से उधार ले लें या किसी दोस्त की हेल्प लें, फैमिली की हेल्प लें। यानी कि जो हम भविष्य में खर्चा करने वाले हैं उसकी हम पहले से ही प्लानिंग जो कर रहे हैं उसे हम बजट कहते हैं। नहीं समझ आया? मतलब जो भविष्य में हमारा खर्चा होने वाला है उसको जब हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हाँ हमें इसी तरीके से खर्चा करना है और उसके लिए हम एक बजट फिक्स कर लेते हैं कि एक पैसा हम लोग फिक्स अपने पास रख लेते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, बजटिंग का मतलब है मीन्स टू मैनेज फंड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस और मीन्स मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर एक्सपेंस टू गेट प्रिपेयर। यानी कि भविष्य में होने वाले खर्चे का पहले से ही अनुमान लगाना, उसे हम बजटिंग कहते हैं, यानी बजट बनाना कहते हैं। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कितना कैपिटल लगेगा, कितना मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कितना मुझे एम्प्लॉयज़ को रखना है जिसका मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो खर्चे होते हैं हम उसको पहले से ही तैयार करते हैं। तो किसी भी तरह का बिज़नेस चालू करने से पहले या किसी भी तरह का खर्चा करने से पहले हम जो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं उस खर्चे का, उसे हम बजटिंग कहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो अब मैं एक घर बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक घर बनवाना है और मेरे हिसाब से मैंने एक बजट बनाया। मैंने कहा कि सीमेंट के कट्टे जो हैं वो हमारे 10 लाख रुपए के आ जाएंगे, ईंटें हमारी इतने की आ जाएंगी, समथिंग समथिंग इतने का आगा। मैंने बजट बनाया कि यार 20 लाख का मैं इस मकान को बना लूँगा, ठीक है। मैंने 20 लाख का अरेंजमेंट भी कर लिया, मैंने घर बनवाना चालू कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या सचमुच 20 लाख में ही, एग्जैक्ट 20 लाख में हमारा काम होगा? अच्छा, जो ये आपने पंडितों को देखा है जो आप लोगों की रेखाएं देखते हैं, हाथी कहते हैं अरे आपका बेटा तो 25 साल में पुलिस वाला बन जाएगा, 25 साल में बिजनेसमैन बन जाएगा, क्या वो एक्यूरेट होते हैं? भविष्य की चीज़ें जो हम अभी से सोच रहे हैं, जो हम अभी से प्लान कर रहे हैं, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। यानी कि बजट का जो हमारा अमाउंट है, जो हमने पहले फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को जो हमने अभी से प्लान करा है, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट मैच करे। यानी कि अगर मैंने 20 लाख का खर्चा सोचा है तो हो सकता है इन फ्यूचर रेट्स बढ़ जाएँ, रेट वगैरह बढ़ जाएँ और वो 25 लाख का खर्चा हो जाए मेरा, या तो हो सकता है क्या पता कम हो जाए तो 18 लाख का भी खर्चा हो सकता है। यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यानी इसका सिंपल से जवाब है नेवर, नहीं, कभी भी हमारे बजट का अमाउंट एग्जैक्ट एक्सपेंस से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि हम भविष्य की कल्पना पहले से ही कर रहे हैं। अब जो ये हमारा बजट है, बजट का जो हमने अमाउंट बनाया, यानी कि जो भविष्य में होने वाले खर्चे का हमने अमाउंट बनाया और जो हमारा बजट का अमाउंट हमने बनाया और जो भविष्य होने वाले खर्चा, मतलब उसका अमाउंट में डिफरेंस क्यों आता है, उसका रीज़न, कारण क्या है उस चीज़ का। अब मान लो
कि जो मैंने बजट बनाया था वो था 20 लाख का, लेकिन जो मेरा घर बना वो आगे चल के 25 लाख का बना। तो ये आखिर पैसा बढ़ क्यों गया? इसके क्या कारण है? इसका सिर्फ यही कारण है कि हो सकता है कि कुछ आइटम्स के रेट बढ़ गए हों, हो सकता है कुछ टैक्स वैक्स अलग से लगने लग गया हो, या हो सकता है कि कोई बाढ़ आंधी तूफान आ गया जिसकी वजह से हर चीज़ के रेट महंगे हो गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें, भविष्य में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम भविष्य का अनुमान कभी भी एक्यूरेट नहीं लगा सकते। अब मान लो कि मैंने 20 लाख का बजट बनाया था, लेकिन मेरा घर तो सिर्फ 18 लाख में बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें ऐसा कारण हो सकता है कि क्या पता मुझे जितने मटेरियल रिक्वायर्ड थे उससे कम मटेरियल लगा, या तो फिर कुछ मटेरियल्स का दाम गिर गए, या तो फिर हो सकता है मुझे जो लेबर चाहिए थी उन लेबरों में से मुझे 2-4 लेबरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ ही लेबरों में मेरा काम हो गया। तो मतलब ये है कि हम लोग बजट एक अमाउंट हम लोग सोच सकते हैं, ये नहीं है कि हमारा एकदम ही अलग होगा, उसके आसपास होगा, या तो उसके आगे होगा या तो उसके पीछे होगा। यह है कि हम उस अमाउंट के एग्जैक्ट आसपास घूमते रहेंगे, अजम्पशंस पे चलेंगे हम लोग, कैपिटल बजटिंग। जब हमें भविष्य में कोई काम करना होता है तो हम उसके लिए बजट बनाते हैं। अगर मुझे घर लेना है कि तो मैं उसका बजट बनाऊंगा कि हाँ यार 20 लाख तक मेरा घर बन जाएगा, तो मैं तैयारी करूँगा कि क्या मैं 20 लाख अरेंज कर सकता हूँ, क्या मैं लोन लूँ या फिर मैं कहीं से कोई जुगाड़ करूँ या मम्मी पापा से पैसे लूँ, कुछ भी करूँ। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो हम लोग मतलब इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, हम लोग बजट इसीलिए बनाते हैं ताकि हम डिसीज़न ले सकें कि हम भविष्य में वो काम करना चाहते हैं या नहीं, जिसके लिए हमने बजट बनाया है। अच्छा, अब जब आप कोई भी काम चालू करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब आप एक बिज़नेस चालू करने जा रहे हो एकदम नया, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें इन्वेस्टमेंट देखोगे कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग में आप कितना पैसा अपने बिज़नेस के अंदर डालोगे, क्योंकि कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग में पैसा तो डालना पड़ता है ना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमारी क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? अच्छा, मान लो कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ कि तुम्हें ना तुम एक बिज़नेस चालू कर लो, उसमें सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, ठीक है, और इतना अच्छा प्रॉफिट होगा उस बिज़नेस का कि तुम 6 महीने में ही अपना लगाया हुआ पैसा कवर कर लोगे। तो तुम लोग कहोगे यार बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये तो बड़ा अच्छा बिज़नेस है, 6 महीने के अंदर बताओ 1 करोड़ रुपये रिकवर हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बिज़नेस में पैसा लगाएं कहाँ से? 1 करोड़ रुपये तो हो ही नहीं सकते आप लोगों के पास। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की बात हो तो चलो कहीं से अरेंज हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये कहाँ से लाएगा एक मिडिल क्लास इंसान, है ना। और वहीं मैं अगर आपको कहूँ कि 1 लाख रुपये में बिज़नेस चालू करना है तो आप कहोगे अरे सर फटाफट जल्दी बताओ कहाँ करना है, क्या बिज़नेस है, जल्दी सर फटाफट, अब आएगा मज़ा। तो इसी तरीके से हमें देखना पड़ता है कि जो हम बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं उसका हमारे पास पहले से इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं है। तो जब हम कोई बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं उसमें हमारा एक तो फिक्स कॉस्ट जो होती है, हमारी फिक्स कॉस्ट का जो हमारा कॉस्ट होता है वो होता है। जैसे मान लो कोई हमने मशीनरी लगवानी है वहाँ पर, या फिर कोई हमने सामान फर्नीचर लगवाना है, ऑफिस ख़रीदना है, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें प्लस इंस्टॉलेशन, मान लो कोई मशीनरी है 2 लाख की, अब उसका इंस्टॉलेशन का भी तो खर्चा आएगा ना, कोई 50,000, 1 लाख, जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमें रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। मैं एक ओल्ड बिज़नेस रन कर रहा था और अब मैं आगे वो करना चाहता हूँ, नया बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ या इसी को आगे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कोई पुरानी एसेट होगी जिसे बेचकर भी मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। मान लो मुझे नई एसेट खरीदनी है, मुझे नई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, नई मशीनरी है मेरी 6 लाख रुपए की, लेकिन मेरे पास जो पुरानी मशीनरी है अगर मैं उसे बेच दूँ तो मुझे उससे 1 लाख रुपए कवर हो जाएंगे। तो मुझे नई मशीन खरीदने का पैसा कितना लगेगा? 6 लाख नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपये लगेंगे। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि हमारे पास कोई पुरानी एसेट थी और हमने उसे बेच दिया, तो उसको बेचकर जो पैसा आया हम उसे इस कॉस्ट में से घटा देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। अच्छा, अब एक बात समझना, मान लो मेरी जो पुरानी एसेट थी वो 2 लाख रुपए की थी, ठीक है, और मैंने उसे 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो उससे 1 लाख रुपए मुझे इनकम जनरेट हुई। 2 लाख की एसेट 3 लाख में बिकी तो 1 लाख रुपए मुझे एक्सेस हो गया, मुझे कमाई होगी 1 लाख रुपए की। तो सरकार की नज़र होती है हमारी इनकम पे, वो तो देखते कहेंगे अरे तुझे तो 1 लाख का भाई साहब, तुझे तो 1 लाख की इनकम जनरेट होगी, ऐसे कैसे हो गया? तो इसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स जब हम देंगे इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर टैक्स देंगे, मान लो अभी मैं सिंपल एजम्पशन ले रहा हूँ 10,000 रुपये हमने इसके ऊपर टैक्स दे दिया, तो हमारे पास रियल प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000 रुपये का, है ना।
यानी एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास प्रॉफिट तो 1 लाख, इनकम तो 1 लाख की जनरेट हुई, लेकिन मेरे पास एक्सपेंस भी बढ़ गया 10,000 रुपये से। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब जो हमने कैपिटल बेचा उसमें हमें गेन हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ा गवर्नमेंट को, और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है ना। 6 लाख रुपए हमारी कॉस्ट लगनी थी, फिर हमने एक पुरानी एसेट बेची, उसमें से हमने 2 लाख रुपए का इनकम जनरेट हुई, इसलिए हमारे पास कॉस्ट सिर्फ 4 लाख बची। लेकिन अब हमको उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो 10,000 से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जो हमारी पुरानी एसेट थी वो 2 लाख की थी, ठीक है, और हमने उसे 1 लाख में बेचा। तो अब मुझे क्या हुआ, अब मुझे 1 लाख का लॉस हो गया। अब जब मुझे 1 लाख का लॉस हो गया, तो अब सरकार अगर इनकम पे हमें टैक्स ले लेती है हमसे, तो जब हमको लॉस होता है तो हमें वो प्रॉफिट भी देती है। हमने 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 का टैक्स गेन कर लिया। मतलब पहले हमने सरकार को टैक्स दिया था, अब सरकार हमें 10,000 की सब्सिडी दे रही है टैक्स के तौर पे। तो इसलिए अब हमारा जो जो मतलब लॉस हो रहा था 1 लाख का, तो उस पर हमने 10,000 का टैक्स गेन करा, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया 1 लाख। तो हमने जो सोल्ड करा वैल्यू को 1 लाख रुपये, उसके आ गए 10,000 रुपये हमारे पास टैक्स आ गया। यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये से हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई। ठीक है। तो इसलिए हम इसे लेस करेंगे हम लोग टैक्स गेन ऑन कैपिटल लॉस। यानी कि जो हमने कैपिटल को सेल किया था उस पर हमें लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमें सरकार ने टैक्स में सब्सिडी दे दी 10,000 की। ये मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, किसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके आगे चल के हम पूरा क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व करेंगे, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें मैं अब ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका मान लो एसिड बेचते टाइम आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको ऐड करना पड़ेगा टैक्स, बिकॉज उससे आपके टैक्स को आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी टैक्स के तौर पे, जिसे आपको लेस करना होगा। अच्छा, एक बात और है, जो ये सेल ऑफ एसेट है और टैक्स ऑन कैपिटल गेन और लॉस वगैरह, ये सारा जो मैटर है ये सिर्फ उसी सिचुएशन में आएगा जहाँ पे आपका बिजनेस पहले से ही था। अब मैं एकदम जब नया बिज़नेस खोल रहा हूँ, तो मैं तो कोई पुरानी एसेट ला के तो बेचूंगा नहीं, मैं सब कुछ तो नया खरीदूंगा ना, नया ऑफिस लूँगा, नया मशीनरी लगवाऊंगा, नए लोगों को रखूँगा, हर चीज़ नई होगी। जिनका पुराना बिजनेस होगा, सिर्फ उन्हीं के केसेस में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, नए बिजनेस के केस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैं बिज़नेस चालू कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मशीनरी भी ला के रख दी, सब कुछ ला के रख दिया, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ कमी। अब ऐसा तो है नहीं, अब मैंने बिज़नेस खोल लिया, मैंने ऑफ़िस ख़रीद लिया, बढ़िया सा आलीशान सा ऑफ़िस खोल लिया, मैंने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी रख लिए, और मैंने मतलब सब सजावट करके हम लोग आराम से बैठ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑफ़िस खोल लेने से, मशीनरी रख लेने से मेरे को प्रॉफिट हो गया, मेरा बिज़नेस चलेगा, है ना। उसमें कुछ और भी तो रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? उसमें रिक्वायर्ड होता है स्टॉक, यानी कि जो आइटम जिसको हम बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, हमें स्टॉक रिक्वायर्ड होता है। और कुछ क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जो कि उधार में माल ले जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें फ़ंड अरेंज करना पड़ता है। ऑफिस के खर्चे होते हैं कि भाई पेन लाना है, ऑफिस में पेन नहीं है, और पेपर्स लाने हैं, पेपर्स नहीं है प्रिंट आउट के लिए, समथिंग प्रिंटर लाना है। ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के जो हमारे ये एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। हमने तो 5 लाख रुपए से हमने बिज़नेस चालू कर दिया, लेकिन जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी तो बिज़नेस में पैसा होना चाहिए ना, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो हम लोग ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल को। जो मैं ये अमाउंट्स लेके चल रहा हूँ ना, 1 लाख, 10,000 वगैरह वगैरह, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लेकर के हम आगे को इसे बढ़ाते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपने देख लिया कि पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट वगैरह में पैसे लगाते हैं। अगर हमारा ओल्ड बिजनेस है तो हम लोग कोई एसेट हुई तो हम उसे बेच सकते हैं। उसे बेचने के बाद हमारे पास कोई टैक्स में, अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो हमें उसे टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो टैक्स हमारे पास सब्सिडी इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्लस हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को चेक कर लेने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, यानी कि पूरे साल के अंदर हमारा कितना कैश का इनफ्लो हुआ। वो जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा वो तो हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, मतलब हमारी तरफ से कैश गया। अब कितना कैश हमारे पास आया पूरे साल के अंदर, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 5 लाख रुपीज़ का हमारा सेल हुआ एक साल के अंदर। ठीक है ना। तो 5 लाख रुपीज़ का सेल हुआ,
अब इस सेल में से हमें अपने एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। क्या एक्सपेंसेस होते हैं? देखो हमारे पास, आप अच्छे से जानते हो, हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं? जो कि मतलब सेल हो चाहे ना हो, चाहे पूरा सीज़न हमारा बिज़नेस बंद हो, चाहे पूरा सीज़न हमारा बिज़नेस डबल चले, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहते हैं। यानी कि जैसे हमारे ऑफिस का रेंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी का बिल, सैलरी एम्प्लॉयज़ की, तो ये सब फिक्स रहता है। और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कि सेल पे निर्भर करती है। जितनी सेल, अगर सेल ज़्यादा हुई तो ज़्यादा हमारा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगी, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हमारे बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आता है। तो अब जो हमारा सेल है उसमें से हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग लेस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारा और कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? इसके अलावा हमारा एक नॉन कैशेबल एक्सपेंस होता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है, तो हम लोग इस डेप्रिसिएशन को इस सेल में से माइनस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो, मैंने सेल दिखाया है कि डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस कर रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन को, फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को जब हम सेल में से सारी चीज़ें घटा देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब जो ये नेट प्रॉफिट है, तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम जितना प्रॉफिट हुआ है वो सारा पैसा अपनी जेब में रख लेंगे, प्रॉफिट देखते ही सरकार कूद के आ जाएगी भैया हमारा हिस्सा तो निकाल दो टैक्स का। तो अब हमें उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में से जब हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा पीएटी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया है 2.5 लाख आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। तो अब एक बात बताओ कि क्या ये हमारा कैश इनफ्लो है? हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल के अंदर हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल के अंदर हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ? नहीं। क्यों? हमें यहाँ पे कैश का इनफ्लो देखना है, कैश का आउटगोइंग और इनकमिंग देखना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो हम लोग अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन हम दोबारा से ऐड क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैशेबल आइटम है, यानी कि इसमें हमारे कैश का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो हमारा पूरे साल में जो कैश का इनफ्लो होगा वो 3.5 लाख का होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि डेप्रिसिएशन जब नीचे ऐड करना ही था तो ऊपर से माइनस किया क्यों? दोनों का तो नील इफेक्ट हो गया, तो फ़ायदा क्या हुआ एंट्री बढ़ाने से? तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैं बताता हूँ क्या। अगर जब हम नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है और हम जब उसमें टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं मान लो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करता, डेप्रिसिएशन नहीं करता, तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो होता। अगर मैं 1 लाख का आपका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता तो 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट दिखता, और उस पर टैक्स फिर 50,000 की जगह 1 लाख भी हो सकता था, मतलब बढ़ के टैक्स लगता। तो हमें जब टैक्स लगाना होता है तो हम उसे नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पे लगाते हैं। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि कैशेबल वैल्यू है कि नॉन कैशेबल वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पे कैश का इनफ्लो देखना चाहते हैं। इसलिए जब हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया टैक्स वैक्स काटने के बाद, तो हमें उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ा। नेक्स्ट है आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो, देखो आपका इसमें क्या मतलब है। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री डालते हैं कि हमारे पास जो हमने न्यू एसेट ली थी बिजनेस की, अब वो जब एसेट काफ़ी टाइम होने के बाद वो ख़राब हो चुकी है, तो वो एसेट हम कितने में बेचते हैं, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। तो मान लो जो मैंने 10 लाख की एसेट करी थी, तो आज से 8 साल बाद जो वही एसेट मैंने 2 लाख में बेच दी, क्योंकि मेरे लिए वो कोई सी काम की नहीं रही, तो वो मेरे लिए स्क्रैप हो गया एक तरह से, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। अब जब मैंने उस एसेट को बेचा तो उसमें अगर मुझे मान लो कि मेरी प्रॉफिट जो बुक वैल्यू थी उस एसेट की वो 3 लाख थी, ठीक है, और मान लो 3 लाख नहीं थी, 1 लाख थी, और मैंने 2 लाख में उसे बेच दिया। तो मुझे जो कैपिटल में गेन हुआ, इनकम, जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे इनकम गेन हुआ, तो उस पर मुझे सरकार आ जाएगी टैक्स लेने के लिए, तो इसलिए मुझे इसमें से टैक्स लेस करना होगा। और अगर मान लो मेरी एसेट 3 लाख थी और 2 लाख की बिकी, यानी 1 लाख का लॉस हुआ, तो उसमें मुझे टैक्स गेन हो जाएगा, यानी सब्सिडी मिलेगी, तो वो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को एक जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, ज़रा वो देख लो। जब ऊपर मतलब कि टर्मिनल कैश इनफ्लो के अंदर हमें कैपिटल गेन हुआ तो हमने उसका टैक्स माइनस किया था, और जो हमने पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जब हमें उसमें कैपिटल गेन हुआ था हमने उसका टैक्स ऐड करा था। ऐसा क्यों? देखो, सिंपल सी लॉजिक है कि जब हमने कोई एसेट बेची और हमें प्रॉफिट हो गया, यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा अगर हमने बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ, तो उस पर हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो हम जब टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो हमारे लिए कॉस्ट है। तो जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे तो उसमें हम निकाल रहे थे हमारी कॉस्टिंग, इसलिए हमने अपने कॉस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें उसे ऐड किया था। और टर्मिनल कैश इनफ्लो है, इसमें हम हमारी इनकम निकाल रहे हैं, तो इनकम में हमें उसे लेस करना पड़ेंगे कि भैया मेरे पास 1 लाख की इनकम आई थी लेकिन मुझे 10,000 देना पड़ा, इसलिए मुझे लेस करना पड़ेगा।
और एज इट इज़ हमारा कैपिटल लॉस होने पर जो टैक्स हमें गेन होगा, यानी सब्सिडी गेन होगी टैक्स पर, उसमें होगा। इस पर हमारी इनकम बढ़ेगी, इसलिए हमने इसमें ऐड करा टर्मिनल में, और उसमें हमारी इनकम वो होती, इसलिए हमने उसमें लेस कर दिया था। तो याद रखना, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंडिचर के लिए था, और जो हमारा सब्सिक्वेंट और टर्मिनल कैश फ्लो इनफ्लोज हैं वो हमारे इनकम है। या कैश इनफ्लो का मतलब जो कैश हमारे पास आया, और आउटफ्लो को मतलब जो कैश हमारे तरफ से गया, ठीक है ना। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो ख़त्म होने के बाद हमारा यहीं पे कैपिटल बजटिंग पूरा कंप्लीट होता है। इस पर क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उस पर पहले एक बार नज़र डाल। इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो वो वन टाइम होगा। और जो टर्मिनल कैश इनफ्लो है वो भी वन टाइम है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो है वो रिकरिंग है, यानी कि 5 साल या 7 साल तक हमारा ये चलता है, मतलब जितना हम बिज़नेस को रन करते हैं, इसलिए सब्सिक्वेंट रिकरिंग है। बाकी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टर्मिनल कैश इनफ्लो ये हमारे वन टाइम है, ठीक है। अब इस पर हम बेस्ड एक बहुत प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इसकी प्रिपरेशन करो, वीडियो को रोक के देखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जल्द ही हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे पूरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके।